आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही आम सी आदत पर है। एक ऐसी आदत जिसे हम शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, किसी का नाम याद रखना। हम्म, हमारे पास जो किस्से और कहानियां हैं वो ये सवाल उठाती हैं कि क्या क्या सच में किसी का नाम याद रखने जैसी छोटी सी बात किसी की किस्मत बदल सकती है। और इसकी शुरुआत होती है एक काफी दुखद कहानी से। साल था 1898। हाँ, न्यूयॉर्क का एक छोटा सा गांव था स्टोनी पॉइंट। वहां जिम फार्ले नाम के एक आदमी की एक अजीब सी दुर्घटना में मौत हो गई। और उनके पीछे रह गई उनकी पत्नी और 3 छोटे बेटे। सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम भी जिम था, वो सिर्फ 10 साल का था। जी। और घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उसे स्कूल छोड़कर एक ईंट के भट्टे में काम करना पड़ा। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बस सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी। बिल्कुल। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक लड़का जिसने हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ा, वो आखिर डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का चेयरमैन कैसे बना? और सिर्फ चेयरमैन ही नहीं, अमेरिका का पोस्टमास्टर जनरल भी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने में इतनी इतनी अहम भूमिका कैसे निभाई? ऐसा लगता है कि इसका राज किसी बड़ी डिग्री में नहीं था। नहीं, बल्कि एक बहुत ही अनोखी कला में छिपा था। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। जब जिम फार्ले से उनकी कामयाबी का राज पूछा जाता था तो वो मजाक में कहते थे मेहनत। हाँ, जो कि आधा सच था। एक बार किसी ने उनसे कहा कि सुना है आप 10,000 लोगों को उनके पहले नाम से बुला सकते हैं? 10,000? जिस पर उन्होंने बड़ी शांति से जवाब दिया, नहीं, आप गलत हैं। अच्छा, उन्होंने कहा, मैं 50,000 लोगों को उनके पहले नाम से बुला सकता हूँ। 50,000? ये तो सच में किसी सुपर पावर जैसा लगता है। मेरे लिए तो किसी पार्टी में 5 नए लोगों के नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये कोई जादुई याददाश्त का खेल नहीं था। ये एक पूरा सिस्टम था। एक सिस्टम? हाँ, जब भी वो किसी नए इंसान से मिलते थे तो वो सिर्फ नाम नहीं पूछते थे। वो उनका पूरा नाम, उनके परिवार में कौन कौन है, उनका काम क्या है और उनकी राजनीतिक सोच कैसी है, ये सब कुछ पता कर लेते थे। और फिर इस सारी जानकारी का वो करते क्या थे? वो इस सारी जानकारी को उस इंसान की एक मानसिक तस्वीर के साथ, मतलब एक मेंटल इमेज के साथ जोड़ लेते थे। और ये तस्वीर इतनी पक्की होती थी कि अगर वो 1 साल बाद भी उस इंसान से मिलते तो हाथ मिलाकर न सिर्फ उनका हालचाल पूछते बल्कि उनके परिवार के बारे में भी पूछ सकते थे। कमाल है। मतलब ये सिर्फ नाम रटना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस इंसान में एक सच्ची दिलचस्पी लेना था। बिल्कुल। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है रूजवेल्ट के राष्ट्रपति अभियान से जुड़ा हुआ। अभियान से कई महीने पहले फार्ले हर रोज सैकड़ों लोगों को चिट्ठियां लिखते थे। सैकड़ों? जी। फिर उन्होंने एक तूफानी दौरा किया। सिर्फ 19 दिनों में 20 राज्य और 12,000 मील का सफर। 19 दिन में 20 राज्य? हाँ, ट्रेन, गाड़ी, नाव, जो मिला उससे सफर किया। और हर शहर से निकलने के बाद वो वहां के अपने एक कांटेक्ट को चिट्ठी लिखकर उन सभी लोगों की लिस्ट मांगते थे जिनसे वो मिले थे। अच्छा। और फिर उस लिस्ट में मौजूद हर एक इंसान को एक चिट्ठी मिलती थी। एक पर्सनल चिट्ठी? हाँ, कोई फॉर्मल चिट्ठी नहीं, बल्कि प्रिय बिल या प्रिय जेन जैसे अपनेपन से भरे शब्दों के साथ। और नीचे दस्तखत होते थे, तुम्हारा जिम। सोचिए जरा, किसी बड़े नेता से आप एक बार मिले और अगले ही हफ्ते उसकी हाथ से लिखी चिट्ठी आपके दरवाजे पर हो। ये तो किसी को भी खास महसूस कराएगा। यही तो मनोविज्ञान है। किसी भी इंसान के लिए किसी भी भाषा में उसका अपना नाम वो दुनिया के किसी भी दूसरे शब्द से ज्यादा मीठा और जरूरी होता है। सही बात है। उसे याद रखना एक तरह की खामोश तारीफ है और उसे भूलना या गलत लिख देना वो आपको मुश्किल में डाल सकता है। हाँ, वो पेरिस वाला किस्सा है ना? जी। एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स चलाने वाले ने एक अमेरिकी बैंक मैनेजर का नाम गलत लिख दिया था। जवाब में उन्हें जो तीखी चिट्ठी मिली उससे उन्हें समझ आ गया कि नाम की अहमियत क्या होती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये सब एक बहुत ही एक सोची समझी चालाक तकनीक नहीं है? लोगों को ये महसूस कराना कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं ताकि आप उनसे अपना काम निकलवा सकें। क्या ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता? ये सवाल बहुत वाजिद है और ऊपरी तौर पर देखें तो लग सकता है कि ये सिर्फ लोगों को प्रभावित करने का एक तरीका है। हाँ। लेकिन इन कहानियों की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ। ये लोगों को सच में देखने और उन्हें महत्व देने के बारे में है। अगर ये सिर्फ एक चाल होती तो लोग इसे तुरंत पकड़ लेते। हाँ, ये भी है।
फार्ले या रूजवेल्ट की कामयाबी यही दिखाती है कि उनका तरीका लोगों को सच्चा लगता था, ये बनावटी नहीं बल्कि सम्मान देने का एक तरीका था। ठीक है, तो राजनीति में तो लोगों का दिल जीतना ही सब कुछ है, पर क्या यही सिद्धांत व्यापार की दुनिया में भी काम करता है, जहां सब कुछ मुनाफे और नंबरों का खेल है? इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है एंड्रू कार्नेगी, जिन्हें स्टील किंग कहा जाता था। अच्छा। और मजेदार बात यह है कि उन्हें स्टील बनाने की जो टेक्निकल जानकारी होती है वो बहुत कम थी, लेकिन उन्हें एक चीज बहुत अच्छी आती थी, लोगों को संभालना। और इसकी जड़ भी नामों की ताकत की समझ में थी। बिल्कुल। अब वो खरगोश वाली कहानी तो बहुत मजेदार है। हाँ भाई, जब वो छोटे थे तो उनके पास बहुत सारे खरगोश हो गए थे, लेकिन उन्हें खिलाने के लिए दाना नहीं था। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। एक कमाल की तरकीब। उन्होंने पड़ोस के बच्चों से कहा कि जो भी खरगोशों के लिए चारा और पत्तियां लाएगा, वो उन खरगोशों का नाम उन बच्चों के नाम पर रख देंगे। और ये योजना तो जादू की तरह काम कर गई। बिल्कुल। बच्चों में होड़ लग गए कि किसके नाम वाला खरगोश सबसे ज्यादा तगड़ा है। ये तो मनोविज्ञानकारी मास्टर स्ट्रोक था, और उन्होंने इसी सोच का इस्तेमाल करके करोड़ों डॉलर कमाए। जैसे जब वो पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियां बेचना चाहते थे। हाँ, जिसके प्रेसिडेंट थे जे एडगर थॉम्सन। तो कार्नेगी ने क्या किया? उन्होंने पिट्सबर्ग में एक बहुत बड़ी स्टील मिल बनाई और उसका नाम रख दिया एडगर थॉम्सन स्टील वर्क्स। अब आप सोचिए, जब पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियों की जरूरत पड़ी होगी, तो जे एडगर थॉम्सन ने ऑर्डर किसे दिया होगा? जाहिर है, अपनी नाम वाली कंपनी को। ये तो एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। बिल्कुल। और जॉर्ज पुलमैन के साथ उनका मुकाबला तो और भी दिलचस्प है। हाँ, वो तो कट्टर दुश्मन थे। दोनों स्लीपिंग कार बनाने के बिजनेस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे। कीमतें गिरा गिरा कर दोनों अपना ही नुकसान कर रहे थे। तब कार्नेगी ने एक प्रस्ताव रखा विलय का, यानी दोनों कंपनियों को मिलाने का। पुलमैन को ये आइडिया को जमा नहीं, वो थोड़े हिचकिचा रहे थे। हाँ, तो आखिरकार उन्होंने पूछा, अगर हम साथ आते हैं तो नई कंपनी का नाम क्या होगा? और कार्नेगी का जवाब देखिए, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। नहीं, तुरंत कहा। क्यों? जाहिर है, द पुलमैन पैलेस कार कंपनी। बस इतना सुनते ही पुलमैन का चेहरा खिल उठा। वो बोले, मेरे कमरे में आइए, बैठकर बात करते हैं। और उस एक बातचीत ने अमेरिका का औद्योगिक इतिहास ही बदल दिया। सही बात है। किसी के नाम को सम्मान देना कार्नेगी के नेतृत्व का सबसे बड़ा राज था। ऐसा कहते हैं कि वो अपनी फैक्ट्रियों के हजारों मजदूरों में से कईयों को उनके पहले नाम से जानते थे। ये तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हो गईं, राष्ट्रपति, उद्योगपति। पर क्या ये हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में भी कोई फर्क ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। एक एयरलाइन थी TWA, उसकी एक फ्लाइट अटेंडेंट थी कैरन किर्श। वो कोशिश करती थी कि अपनी केबिन में ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के नाम याद कर लें और सर्विस देते वक्त उनके नाम का इस्तेमाल करें। और नतीजा? क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बड़ी बेजान कंपनी के साथ नहीं बल्कि इंसानों के साथ सफर कर रहा है। और वो कैफेटेरिया वाली कहानी तो मेरी पसंदीदा है। हाँ, वो बहुत अच्छी है। जनरल मोटर्स के कर्मचारी थे केन नॉटिंघम। वो रोज देखते थे कि कैफेटेरिया में सैंडविच बनाने वाली महिला यूनिस हमेशा गुस्से में और चिड़ी भी रहती थी। हाँ, बस बिना किसी भाव के लोगों को सैंडविच पकड़ाती रहती थी। एक दिन केन ने हिम्मत करके उसके नेम टैग पर उसका नाम पढ़ा और सैंडविच लेते हुए कहा, हेलो यूनिस। और उस दिन जो हुआ वो कमाल था। क्या हुआ? यूनिस ने बिना कुछ कहे उनके सैंडविच में 2 गुना हैम, ज्यादा सलाद और इतने सारे पोटैटो चिप्स डाल दिए कि वो प्लेट से बाहर गिरने लगे। हाँ, ये छोटी सी कहानी नाम के जादू को दिखाती है। उस एक पल के लिए यूनिस सिर्फ एक काउंटर के पीछे खड़ी महिला नहीं थी, वो यूनिस थी। सही कहा, एक इंसान जिसकी अपनी पहचान है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उसे भीड़ से अलग कर देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ज्यादातर लोग नाम याद क्यों नहीं रखते? मैं खुद भी इसमें बहुत बुरा हूँ। हम बहाना बनाते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे दिमाग में 100 चीजें चल रही हैं। लेकिन क्या हम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से ज्यादा व्यस्त हैं? शायद नहीं। रूजवेल्ट के लिए एक खास गाड़ी बनाने वाले WF चैम्बरलिन का अनुभव सुनिए। जब वो गाड़ी डिलीवर करने व्हाइट हाउस गए तो उनके साथ एक बहुत ही शर्मीला मैकेनिक भी था। अच्छा। उस मैकेनिक ने पूरे समय एक शब्द नहीं बोला, बस चुपचाप अपना काम किया। जब वो लोग जाने लगे तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट भीड़ में से उस मैकेनिक के पास गए, उसे नाम से पुकारा, उससे हाथ मिलाया और वॉशिंगटन आने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। एक मैकेनिक जिससे वो सिर्फ एक बार मिले थे, उसका नाम उन्हें याद था। ये दिखाता है कि ये याददाश्त का नहीं बल्कि प्राथमिकता का मामला है। रूजवेल्ट जानते थे कि लोगों का दिल जीतने का ये सबसे आसान, सबसे सीधा और सबसे असरदार तरीका है। अच्छा, तो मान लिया कि जरूरी है, पर इसे करने का कोई तरीका भी तो होगा।
ईमानदारी से कहूं तो मुझे सच में नाम याद रखने में बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए कुछ बहुत ही कारगर तकनीकें हैं, जैसे फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की तकनीक। क्या करते थे वो? अगर उन्हें किसी का नाम ठीक से सुनाई नहीं देता तो वो कहते, माफ कीजिए, मैंने आपका नाम ठीक से सुना नहीं। अच्छा, मतलब दोबारा पूछने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अगर नाम थोड़ा अजीब होता तो वो पूछते, क्या आप इसकी स्पेलिंग बता सकते हैं? इससे नाम उनके दिमाग में छप जाता था। मतलब ध्यान देना पहला कदम है। हम अक्सर मिलते वक्त नाम पर ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। दूसरी तकनीक है दोहराना। बातचीत के दौरान उस व्यक्ति का नाम 2-3 बार इस्तेमाल करें, जैसे तो राहुल आप कहाँ से हैं? इससे वो याद रह जाता है। हाँ, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और तीसरी और सबसे मजबूत तकनीक है जोड़ना, यानी एसोसिएशन। वो कैसे काम करती है? मान लीजिए आप किसी से मिले जिसका नाम करण है, तो आप मन में एक तस्वीर बना सकते हैं कि वो एक कार चला रहा है और रन कर रहा है। कार रन करण। हाँ, ये मजेदार है। या अगर किसी का नाम सागर है तो आप उसके चेहरे के पीछे एक विशाल नीले सागर की कल्पना कर सकते हैं। ये तकनीकें थोड़ी मजाकिया लग सकती हैं, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावी होती हैं। ये सब सिर्फ दूसरों पर प्रभाव डालने के बारे में ही तो नहीं है ना? नहीं, कहीं ना कहीं ये हमारे अपने नाम की अहमियत से भी जुड़ा है। हम सब चाहते हैं कि हमारा नाम जिंदा रहे। ये एक बहुत गहरी मानवीय इच्छा है। अपने समय के सबसे बड़े शोमैन थे पीटी बर्नम। वो इस बात से दुखी थे कि उनका नाम आगे बढ़ाने के लिए उनकी कोई बेटे नहीं थे। अच्छा। उन्होंने अपने पोते को $25,000 सिर्फ इसलिए दिए कि वो अपना उपनाम बर्नम रख ले। $25,000 सिर्फ नाम के लिए? जी। और हम इसे हर जगह देखते हैं। लाइब्रेरी, म्यूजियम, यूनिवर्सिटी की इमारतों पर दान देने वालों के नाम लिखे होते हैं ताकि वो हमेशा याद रखे जाएं। ये सब नाम को अमर बनाने की कोशिशें हैं। तो इन सब कहानियों और किस्सों का निचोड़ क्या है? सारे ये लगता है कि किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वो किसी भी देश या भाषा का हो, उसके लिए दुनिया की सबसे मीठी और सबसे जरूरी आवाज है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली औजार है जो रिश्तों को बनाता है, दूरियों को मिटाता है और लोगों को महसूस कराता है कि वो महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं कि सामने वाला आपके लिए सिर्फ एक और चेहरा नहीं बल्कि एक खास इंसान है। सम्मान देने का सबसे सीधा तरीका। हमने इस पर तो बहुत बात की कि किसी का नाम याद रखने से उसे कैसा महसूस होता है, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये प्रक्रिया, किसी पर इतना ध्यान देना, उसकी पहचान को महत्व देना, उसके नाम को याद रखने की कोशिश करना, ये हमें कैसे बदलती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या ये दुनिया को देखने का, लोगों से जुड़ने का हमारा अपना नजरिया नहीं बदल देती? क्या ये हमें थोड़ा और मानवीय, थोड़ा और जुड़ा हुआ नहीं बना देती?